अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपनी बुक से नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है और इसकी हेडिंग है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी नज़रिया तलब और तलब की लचक। तो बेसिकली इसमें हमने दो चीज़ें समझनी हैं। सबसे पहले कि डिमांड क्या चीज़ है, और दूसरे नंबर पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मेनली जो सवाल पेपर के अंदर आता है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड होता है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के लिए सबसे पहले हमें डिमांड के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें जो हैं उनको क्लियर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहली हेडिंग उन्होंने दी है, इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ना चाह रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह के अंदर सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि पिछले चैप्टर में हमने कंज्यूमर बिहेवियर या नज़रिया रवैया सारिफ के हवाले से कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। एक अप्रोच हमने पढ़ी है यूटिलिटी अप्रोच, अफादे की तशरीह का नज़रिया, कि वो लोग जिनका ये ख्याल है कि यूटिलिटी मेजरेबल है, अल्फ्रेड मार्शल और एजवर्थ वगैरह, वो किस तरीके से एक सारिफ का तवाज़ुन जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद फिर हमने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या ख़त अदम तरजीह का नज़रिया पढ़ा, जिसके अंदर हमने बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व और फिर उसकी मदद से हमने ये देखा कि एक सारिफ किस तरीके से तवाज़ुन में आ सकता है। और फिर उसके साथ साथ हमने आमदनी में तब्दीली लाकर इनकम इफेक्ट को डिस्कस किया, और प्राइस के अंदर तब्दीली ला के प्राइस इफेक्ट को पढ़ा, और लास्ट में हमने प्राइस इफेक्ट को डीकम्पोज भी किया कि प्राइस इफेक्ट जो है वो दो पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसके अलावा तीसरा नज़रिया जो है अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं कर चुके, ये हमने अभी नहीं पढ़ा, जो नज़रिया आधारित तरजीह है, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, जो कि सैमुअलसन ने पेश किया। अच्छा, इसके बाद हमने दोनों अप्रोचेस में डिमांड कर्व जो है वो डिराइव किया था, ठीक है, यानी ख़त तलब बनाया था इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की मदद से भी और कार्डिनल अप्रोच की मदद से भी। दोनों अप्रोचेस के अंदर ये हमारा मतलब एंड पे जो टॉपिक था वो यही था कि आप इस अप्रोच की मदद से कंज्यूमर डिमांड कर्व जो है उसको डिराइव करके दिखाएं। आपको ऑर्डिनल अप्रोच जो हमारी लास्ट क्लासेस थी उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से प्राइस कंजम्पशन कर्व की मदद से एक डिमांड कर्व जो है वो डिराइव किया जा सकता है, जिसमें हमने एक डबल स्टोरी डायग्राम बनाई थी और उसकी मदद से हमने एक डिमांड कर्व जो है उसको डिराइव किया था। अब ये जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है या तलब का कॉन्सेप्ट है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि डिमांड क्या चीज़ है, ठीक है। अगर हम डिमांड की बात करें तो ये जो लफ्ज़ है डिमांड हमारे पास, इसको अगर आप किसी भी ऐसे शख्स से पूछें जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होगी तो वो इस तलब या डिमांड को किस तरीके से डिवाइन करेगा। वो कहेगा जी कि मेरी किसी चीज़ की ख्वाहिश है, ठीक है, या ज़रूरत है, ठीक है, या तमन्ना है फ़लाँ चीज़ की, तो ये मेरी तलब है, ये मेरी डिमांड है। वो इन अल्फाज के साथ इसको एक्सप्लेन कर रहा होगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड को डिमांड कहने के लिए दो बुनियादी शराइत हैं जिनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स में जब भी ये डिमांड का लफ्ज़ आता है तो हम इसके लिए दो शराइत की बात करते हैं। सबसे पहली जो शर्त है वो ये है डिज़ायर टू परचेज़, ठीक है, कि आप उस चीज़ को ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हो, डिज़ायर टू परचेज़, ये पहली शर्त है। यानी अगर हम चंद लोग जो हैं वो कहते हैं जी हमारे पास फ़लाँ कार होनी चाहिए, फ़लाँ गाड़ी होनी चाहिए। सपोज़ हम एक फ़ेरारी कार की मिसाल लेते हैं कि हम क्लास के लोग जो 50 बच्चे क्लास में मौजूद हैं वो ये डिमांड करते हैं या वो ये ख्वाहिश का इजहार करते हैं जी कि हमें एक फ़ेरारी गाड़ी चाहिए। तो हमारी ख्वाहिश का इजहार कर देने से फ़ेरारी वाले फ़ेरारी बनाना शुरू नहीं कर देंगे, बल्कि उसके लिए वो दूसरी कंडीशन देखेंगे कि क्या इनके पास पावर टू परचेज़ भी है या परचेजिंग पावर भी है कि नहीं है। यानी सिर्फ ये कह देना कि हमें फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है या फ़लाँ चीज़ की ख्वाहिश है, इकोनॉमिक्स में से डिमांड नहीं कहेंगे, बल्कि इकोनॉमिक्स में डिमांड को डिमांड कहने के लिए डिज़ायर के साथ साथ पावर भी होना ज़रूरी है। यानी
ख्वाहिश ख़रीद आपके पास है, ख़रीदने की ख्वाहिश आपके पास मौजूद है, तो ख़रीदने की क़ुव्वत भी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर किसी शख्स के पास ये दो चीज़ें मौजूद हों तो फिर उसकी डिमांड को इकनॉमिक्स के अंदर डिमांड कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमारे पास ये जो हेडिंग है देखें तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा लॉ है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जैसे जैसे किसी भी चीज़ की कीमत में इजाफ़ा होता है तो नॉर्मल बिहेवियर ये है एक कंज्यूमर का कि वो कीमत में इजाफे को देखते हुए अपनी डिमांड जो है उसको कम करता है, और अगर आप किसी भी वक्त में कीमत में कमी कर दें तो डिमांड के अंदर जो है वो इजाफा हो जाता है। ठीक है, इफ़ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यानी इस बिहेवियर के साथ हमने कुछ चीज़ों को कांस्टेंट किया हुआ है। ठीक है, जिन्हें हम अजम्पशंस कहते हैं या जिन्हें हम सेटस पैरिबस कहते हैं, वो चीज़ें हमने कांस्टेंट कर दी हैं कि कुछ ख़ास शराइत के तहत या कुछ ख़ास अजम्पशंस के तहत जब भी आप कीमत में इजाफ़ा करते हैं तो आपकी मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स जो हैं वो डिमांड में कमी करते हैं, और कीमत में कमी से डिमांड के अंदर क्या हो जाता है जी, इजाफ़ा हो जाता है। इस चीज़ को नाम दिया जाता है लॉ ऑफ डिमांड का या कानून तलब का। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसमें लिखी हुई है, ये जो इन्वर्टेड कामास में उसने इसकी डेफिनेशन बयान की है कि बाकी हालात बदस्तूर रहें तो जब किसी शय की कीमत गिर जाती है तो इससे तलब फैलती है और कीमत के बढ़ जाने से इसकी तलब सुकड़ जाती है, बशर्त ये कि बाकी हालात जो हैं वो बदस्तूर रहें। बाकी हालात क्या हैं? उसकी अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड की कि ये चीज़ इसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए, नहीं तो कंज्यूमर इस तरह का बिहेवियर नहीं देगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है कि डिमांड फंक्शन। ठीक है, डिमांड फंक्शन क्या है? आपके पास यहाँ बुक में उसने ये डिमांड फंक्शन जो है वो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी, पी एस, वाई, टी, ई और एन सी। अब इसमें क्यू डी जो है ये तो डिमांड है, आपके पास मिकदार तलब है, जो मिकदार तलब की जाएगी मार्केट में। पी से मुराद है आपकी उस कमोडिटी की प्राइस। पी एस से मुराद है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या है इसको हम क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, मुतबादिल शय, यानी अगर दो चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं और दोनों का काम एक जैसा है तो उसे सब्स्टिट्यूट कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे पेट्रोल है और सीएनजी, इन दोनों का काम जो है वो फ्यूल का है और इससे आप अपनी कार को चला सकते हैं, तो सीएनजी और पेट्रोल जो है ये सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे। इसी तरह प्यास बुझाने के लिए पानी है, जूस है या कोल्ड ड्रिंक है, ये तीनों चीज़ें जो है वो सब्स्टिट्यूट कहलाएंगी कि ये तीनों आपकी प्यास को बुझाने का बाइस बन सकती हैं। वाई से मुराद यहाँ पे इनकम लेवल है, ठीक है। टी से मुराद टेस्ट है कंज्यूमर्स का, इकॉनमी के अंदर जो कंज्यूमर्स मौजूद है उनका टेस्ट है। और ई से मुराद एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कीमत के हवाले से। और एन सी जो है ये नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स है, सार्फिन की तादाद। तो इस फंक्शन का, इस डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की डिमांड इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। इसके अलावा और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन ये चंद इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ की डिमांड को कम या ज़्यादा करने का बायस बनती हैं। ठीक है, अब इसमें से सबसे जो अहम फैक्टर है, सबसे जो अहम समझ लें चीज़ है, वो उस चीज़ की अपनी प्राइस है। यानी बाकी तमाम चीज़ें जो हैं, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट हैं, इनकम लेवल है, टेस्ट है और ये एक्सपेक्टेशन है, इन्हें हम कर देंगे कांस्टेंट। समझ गए? यानी ये चीज़ें जो हैं इन्हें हम पैरामीटर्स बना देंगे, इन्हें हम कांस्टेंट्स बना देंगे। और इनको कांस्टेंट इसलिए रख रहे हैं कि शायद इनका असर किसी भी चीज़ की डिमांड पे उतना नहीं होता जितना प्राइस का होता है। तो हमारे पास जो फाइनल डिमांड फंक्शन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, कि जब हम उसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा कि क्यू डी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है ना। अब राइट साइड पे हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइस को लिखा है, बाकी ये तमाम चीज़ें यानी पी एस है, वाई है, टी है, इन सब को हमने कांस्टेंट से तसव्वुर कर लिया। हालांकि हमें पता है इन तमाम चीज़ों से हमारी डिमांड में तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पे प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज हो जाएं तो आपकी डिमांड तब्दील होती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है जी सपोज पेप्सी है और एक हमारे पास है कोक,
हम सपोज़ करते हैं कि ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट हैं। अब अगर हम पेप्सी की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं और सपोज़ करते हैं कि दोनों की कीमत 20-20 रुपये है और इसकी कीमत पेप्सी की सेम रहती है और कोक की कीमत जो है वो 10 रुपये हो जाती है। अब इसकी कीमत कोक की जब कम हुई तो इसकी वजह से क्या होगा, पेप्सी को छोड़ के लोग किसकी तरफ जाएंगे, कोक की तरफ जाएंगे। तो देखें पेप्सी की डिमांड कोक की कीमत की वजह से तब्दील हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा PS यानी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है ये हमारी प्रोडक्ट की डिमांड को चेंज करने का बायस बनती है। ऐसे ही इनकम लेवल Y कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, ये एक नेचुरल बिहेवियर है, और अगर आपकी इनकम लेवल कम हो रही है, आमदनी कम हो रही है, तो आप चीज़ों की डिमांड भी मार्केट में क्या है, कम करेंगे। इसी तरह से अगर कंज्यूमर्स जो हैं उनके अंदर आपकी प्रोडक्ट का जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसकी डिमांड पे बहस हो रही है, उसका टेस्ट डेवलप हो जाए, वो उस चीज़ को पसंद करने लग जाएं, तो जो चीज़ हमारे कंज्यूमर्स की पसंद में आ जाती है वो उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, और जो चीज़ उन्हें नापसंद हो जाए, उनके टेस्ट से निकल जाए, उसकी डिमांड क्या है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब है टेस्ट जो है वो भी किसी भी चीज़ की डिमांड को तब्दील करने का बायस बनता है। इसके बाद एक्सपेक्टेशंस हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कीमत के हवाले से, कि अगर आपको कीमत में तब्दीली का अंदेशा हो आने वाले दिनों में तो भी उससे डिमांड चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि कोई एक प्रोडक्ट है एक्स, उसकी कीमत इस वक्त है 100 रुपये, ठीक है ना, ₹100 की वो चीज़ आ रही है। अगर आपको कोई एक शख्स आके बताता है जो इसको बेचने के हवाले से रिलेटेड है, वो कहता है जी आने वाले दिनों में ये होगा कि इसकी कीमत हफ्ते के अंदर अंदर 200 पे में पहुँच जाएगी, तो अब क्या होगा, जैसे ही आपको पता चला कि ये 100 से 200 पे जा रही है आने वाले दिनों में, तो आज आप उसकी डिमांड में इजाफा कर देंगे कि कल महंगी ख़रीदने से बेहतर है आज इसको सस्ता ख़रीद लिया जाए। तो देखें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर कीमत बढ़ने के वाले से तो हमारी डिमांड बढ़ गई। या अगर आपका दोस्त आपको बताता है कि आने वाले दिनों में ये 100 से कम होकर 50 पे चली जाएगी इसकी कीमत, तो क्या होगा, आज आप इसकी डिमांड जो है वो कम कर देंगे कि जैसे ही ये 50 रुपये पे आएगी तब हम इस चीज़ को परचेज़ करेंगे। और लास्ट चीज़ है नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स, कि हमारे पास जो कंज्यूमर्स की तादाद है, पॉपुलेशन है, वो भी डिमांड में तब्दीली का बायस बनती है। कि अगर किसी भी इलाके में पॉपुलेशन में इजाफा हो जाए, आबादी में इजाफा हो जाए, तो वहाँ उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, और पॉपुलेशन में कमी होने से डिमांड के अंदर क्या होगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस के साथ साथ ये जो बाकी तमाम चीज़ें लिखी गई हैं, ये तमाम चीज़ें डिमांड में तब्दीली का बायस बनती हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को कांस्टेंट तसव्वुर कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को अपने तौर पे फ़िक्स तसव्वुर कर रहे हैं कि इनका असर होता तो है शायद, लेकिन इतना असर नहीं होता जितना कीमत का होता है। तो हमने जब इन सब चीज़ों को कांस्टेंट कर दिया, तो डेफिनेशन के अंदर ये जो हमने लिखा था कि बाकी हालात बदस्तूर रहें, ये जो बदस्तूर रहें या चेंज ना हो, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने कहा कि चेंज नहीं होंगी। ठीक है, जो हमने ऊपर ये लॉ ऑफ डिमांड नोटेशन वाइज लिखा था, तो हमने कहा था कि बाकी चीज़ें चेंज ना हो, तो वो क्या चीज़ें जी, देखें अभी हमने कहा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज ना हो, टेस्ट चेंज ना हो, ठीक है, इनकम लेवल चेंज ना हो, आपकी जो है नंबर ऑफ़ कंज्यूमर चेंज ना हो, एक्सपेक्टेशन चेंज ना हो। अगर ये तमाम चीज़ें फ़िक्स रहती हैं तो ही हमारे कंज्यूमर ने जब भी कीमत में इजाफा देखना है तो डिमांड कम करेगा, और जब कीमत में कमी आएगी तो डिमांड के अंदर क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। तो ये है टोटल लॉ ऑफ डिमांड, कि जो डिमांड है वो फंक्शन है प्राइस का, और किस तरीके का फंक्शन है, इनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है जी, नेगेटिव, कि एक वेरिएबल यानी प्राइस में अगर इजाफा करें तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस में कमी करते हैं तो डिमांड के अंदर क्या है, इजाफा हो जाता है।